हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब स्वस्थ होंगे और एकदम मस्त होंगे। तो आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास में चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग। चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग आपके एएनएम फर्स्ट ईयर का एक सब्जेक्ट है जिसका हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं आज, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ अ चाइल्ड। इस टॉपिक के अंदर हम पढ़ने वाले हैं इंट्रोडक्शन, परिचय इसका क्या होता है, और वृद्धि, विकास ये क्या होते हैं, इनमें क्या अंतर पाया जाता है, ऐसे कौन से कारक है, कौन से फैक्टर्स हैं जो कि वृद्धि और विकास को प्रभावित करते हैं, कौन सी जन्मजात विकृतियां होती है, ये सब हम आज की क्लास में पढ़ने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं। इंट्रोडक्शन। बच्चे में सर्वाधिक बीमारी की दर व मृत्यु दर 1 से 5 वर्ष, कितना, 1 से 5 वर्ष की आयु में होती है। क्यों होती है 1 से 5 वर्ष की आयु में? वो इसलिए होती है क्योंकि इस स्थिति में क्या होता है, बच्चे की जो रोग प्रतिरोधक क्षमता होती है वो क्या होती है, काफी कम होती है, जिसकी वजह से संक्रमण होता है, कोई भी इन्फेक्शन होता है वो जल्दी बच्चे को पकड़ लेता है और वो बीमार पड़ जाता है। और कुछ कुछ बीमारियां इतनी गंभीर होती है जिससे क्या होता है कि वो मृत्यु भी हो सकती है बच्चे की। भारत की कुल जनसंख्या का 45% भाग 15 वर्ष से कम आयु का है तथा जन्म से 18 वर्ष तक की आयु को बालक की अवस्था में सम्मिलित किया जाता है। मानव शरीर का सर्वाधिक शारीरिक व मानसिक विकास इसी आयु में होता है। किस आयु में होता है? 15 से 18 वर्ष की आयु में सर्वाधिक मानसिक और शारीरिक विकास होता है। इसीलिए इस आयु को प्रभावित करने वाले कारकों की जानकारी बच्चे के माता पिता व स्वास्थ्य सेवा प्रदत्त करने वाले व्यक्ति को आवश्यक रूप से होनी चाहिए। इसीलिए जो चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग का जो सब्जेक्ट है, इसे एज अ सब्जेक्ट एक विषय के रूप में सम्मिलित किया गया है नर्सिंग के क्षेत्र में। जैसे कि आपको पता है, आपका जो एएनएम कोर्स है, नर्सिंग कोर्स है, इसका एक सब्जेक्ट है चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग। तो इसको क्या किया गया, ऐड किया गया। क्यों ऐड किया गया? क्योंकि इससे रिलेटेड जो जानकारी है वो माता पिता को और जो स्वास्थ्य प्रदत्त व्यक्ति है उनको होनी चाहिए। नेक्स्ट, वृद्धि तथा विकास, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, वृद्धि तथा विकास को निम्न प्रकार से परिभाषित कर सकते हैं। देखिए, अब क्या होता है, वृद्धि क्या होता है, ग्रोथ, कोशिकाओं के गुणन तथा अंतर कोशिकीय पदार्थों की वृद्धि से शरीर के विभिन्न भागों का आकार बढ़ना। विभिन्न भागों के आकार बढ़ना क्या कहलाता है? वृद्धि कहलाता है। कोशिकाओं का गुणन मतलब जो सेल्स है वो मल्टीपल होती है बॉडी में, 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, ऐसे करके मल्टीपल होंगी, जिससे क्या होता है, वृद्धि होती है ऑर्गन्स की। ठीक है, तो ये क्या, शरीर के विभिन्न भागों का आकार बढ़ना क्या कहलाता है? वृद्धि कहलाता है। अब देखिए विकास, डेवलपमेंट। डेवलपमेंट क्या होता है कि ये शरीर की कार्यिक परिपक्वता है जिसमें अंगों के कार्य क्षमता में वृद्धि हो जाती है। ये क्या है? शरीर की कार्य करने की जो क्षमता है उसको बढ़ाता है विकास। ठीक है, कार्य करने की क्षमता में वृद्धि हो जाती है। ये अंगों की क्या है, ये मैच्योरिटी है। जब बॉडी के ऑर्गन्स मैच्योर हो जाते हैं तो उनके कार्य करने की क्षमता क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। और बढ़ जाती है तो इसे हम क्या कहते हैं, विकास कहते हैं। वृद्धि को लंबाई, बार आदि के द्वारा मापा जा सकता है, जबकि विकास को नहीं मापा जा सकता है। वृद्धि क्या है, एक मात्रात्मक है। ठीक है, वृद्धि को हम माप सकते हैं, जैसे कि लंबाई बढ़ रही है तो हम उसे माप सकते हैं, चौड़ाई बढ़ रही है उसे हम माप सकते हैं, भार बढ़ रहा है हम माप सकते हैं, लेकिन विकास को नहीं मापा जा सकता है। वृद्धि एक प्रकार का मात्रात्मक परिवर्तन है, जबकि विकास उत्तमता से संबंधित परिवर्तन है। प्रत्येक बच्चे में आनुवंशिक रूप से वृद्धि का निर्धारण होता है। आनुवंशिक रूप से क्या होता है, वृद्धि का निर्धारण कैसे होगा? आनुवंशिक रूप से होगा। विकास को परिपक्वता भी कहा जा सकता है। विकास को हम क्या कहेंगे, मैच्योरिटी कहेंगे। क्या कहेंगे, मैच्योरिटी भी कह सकते हैं। अब देखिए, वृद्धि और विकास के बीच में अंतर क्या है। ये दोनों अलग अलग टर्म्स है, इनमें क्या अंतर है ये देखते हैं। ये वृद्धि और विकास में, वृद्धि में केवल शारीरिक परिवर्तन होता है। वृद्धि में क्या होता है, केवल शारीरिक परिवर्तन होता है। शरीर का आकार बढ़ेगा, लंबाई बढ़ेगी, भार बढ़ेगा, चौड़ाई बढ़ेगी, इसे हम क्या कहेंगे, वृद्धि, क्योंकि शरीर का परिवर्तन हो रहा है इसमें। जबकि विकास में क्या होगा कि शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, संवेदात्मक और व्यक्तित्व का भी परिवर्तन शामिल होता है। दूसरा देखिए,
वृद्धि कुछ समय के बाद रुक जाती है। वृद्धि क्या होती है? कुछ समय के बाद में क्या होती है? रुक जाती है। उदाहरण के लिए क्या इसका एग्जाम्पल हो सकता है? लंबाई। लंबाई रुक जाती है एक समय के बाद में। 18 से या 20 साल तक लंबा होता है कोई भी इंसान, लेकिन फिर क्या होता है? उसकी लंबाई बढ़ना बंद हो जाता है। तो ये क्या है कि एक वृद्धि जो है वो रुक जाती है एक समय के बाद। और विकास क्या है? जीवन भर चलने वाली प्रक्रिया है। विकास क्या है? जीवन भर चलता है। आपका जो मानसिक विकास हो रहा है ना, वो चलता ही रहेगा, चाहे आपकी एज कुछ भी हो जाए। ठीक है। वृद्धि क्या है? मात्रात्मक है, जबकि विकास क्या है? गुणात्मक है। हम गुणों को थोड़ी माप सकते हैं। ठीक है, ये गुणात्मक है या फिर विशेषात्मक कह सकते हैं। हम विशेषताओं को माप नहीं सकते कि ये लंबा है। अगर फॉर एग्जाम्पल राम लंबा है, तो राम कितना लंबा है हम माप सकते हैं। लेकिन राम इंटेलिजेंट है, वो बुद्धिमान है, लेकिन हम ये नहीं माप सकते ना कि वो कितना बुद्धिमान है। ठीक है, तो क्या है कि ये इसका विकास है, ये इसके मस्तिष्क का विकास है, मानसिक विकास है। तो ये गुणात्मक हो गया। वृद्धि को मापा जा सकता है और विकास को मापना कठिन होता है। वृद्धि का स्वरूप बाह्य होता है। वृद्धि का बाह्य स्वरूप होता है, बाहर से दिखती है कि हम लंबे हो रहे हैं, मोटे हो रहे हैं, चौड़े हो रहे हैं, तो ये रूप बाह्य होता है। विकास का स्वरूप क्या होता है? आंतरिक और बाह्य दोनों होता है। विकास क्या है? अंदरूनी विकास है, अंदर से होता है ये। ठीक है, वृद्धि एक सरल प्रक्रिया है। ठीक है, और विकास एक जटिल प्रक्रिया है। सरल प्रक्रिया कैसे? कि जल्दी लंबाई जल्दी हो जाती है, किसी किसी की बड़ी, है ना? तो ये सरल प्रक्रिया है। और जो मानसिक विकास होता है वो कठिनाई से होता है। बुद्धि जो है, अगर कोई इंटेलिजेंट है तो कैसे बनता है? आसानी से नहीं बनता है। वो क्या होता है? कठिन प्रक्रिया होती है। चलिए आगे। अब है वृद्धि तथा विकास के अध्ययन का महत्व। अब क्या महत्व है इसका? देखिए, बच्चे की देखरेख करने वाले व्यक्ति अथवा उसके माता पिता का बच्चे के प्रति व्यवहार समझने के लिए, जो बच्चे की देखरेख कर रहे हैं, गार्जियन है बच्चे के या फिर उसके माता पिता है, उनका बच्चे के प्रति क्या व्यवहार है उसको समझने के लिए इसका अध्ययन किया जाता है। बच्चे की आयु के अनुसार उसकी आवश्यकता को पहचानने के लिए। बच्चे की आयु के अनुसार, जैसे जैसे बच्चा बड़ा होगा उसकी आयु बढ़ती है, तो उसकी आयु के अनुसार उसकी आवश्यकताएं भी क्या है? बदलती रहती है। उन आवश्यकताओं को पहचानने के लिए जो है इसका अध्ययन किया जाता है। बच्चे की विभिन्न आयु अवस्थाओं को समझने के लिए, उनकी विभिन्न आयु अवस्थाएं चेंज होती है, ठीक है, उसको समझने के लिए। फिर आता है बाल्यावस्था से संबंधित समस्याओं जैसे संक्रमण, कुपोषण और अन्य रोगों को समझने हेतु व्यक्तिगत रूप से बच्चे व उसके माता पिता के करने के लिए, ठीक है, समस्या की पहचान करने के लिए, बच्चे की आवश्यकता के अनुसार संपूर्ण नर्सिंग सेवा उपलब्ध कराने हेतु और बच्चे को स्वस्थ बनाए रखने के लिए प्रभावी भूमिका बनाए रखने में सहायक होती है। वृद्धि तथा विकास की विशेषताएं क्या है? देखिए, विकास सभी बच्चों में समान रूप से होता है। ठीक है, विकास क्या है कि सभी बच्चों में एक समान रूप से होता है। विकास एक निरंतर रूप से चलने वाली प्रक्रिया, हमने पहले पढ़ा था। विकास क्या है? निरंतर रूप से चलने वाली प्रक्रिया है। विकास क्रमानुसार संपूर्णता से विशिष्टता की ओर बढ़ता है। संपूर्णता से विशिष्टता की ओर बढ़ता है विकास। विकास की अवस्था एक दूसरे से जुड़ी होती है। परिपक्वता व सीखने की क्रिया से विकास होता है। प्रारंभिक आयु अवस्था का विकास बाद की आयु के विकास की तुलना में शीघ्र होता है। प्रारंभिक आयु में क्या होता है? विकास तेजी से होता है, बाद की तुलना में क्या होता है? तेजी से होता है। वृद्धि तथा विकास को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं? तो पहला आ गया आनुवंशिक कारक, ठीक है। उसके बाद आ गया वातावरणीय कारक, फिर आता है प्रजाति, बीमारी, पोषण, अंतर्गर्भाशयी विकास, परिवार में स्थान, लिंग, भावनाएं, हार्मोन्स और बुद्धि का स्तर और शारीरिक बनावट। चलिए इनको वन बाय वन हम रीड करते हैं। आनुवंशिक कारक, हेरिडेटरी फैक्टर्स क्या होते हैं? माता पिता के लक्षणों का गुणसूत्रों के द्वारा बच्चे में स्थानांतरण आनुवंशिक कहलाता है। क्या होता है कि जो माता पिता के गुणसूत्र से जीन्स से जो भी बच्चे में ट्रांसफर होता है ना, उसे हम कहेंगे आनुवंशिक। क्या कहेंगे? आनुवंशिक कारक कहेंगे। अब वह बच्चे के शरीर का आकार व बनावट उसके माता पिता से मिलती है। आपने देखा होगा कि बच्चे की जो लंबाई है वो किस पे डिपेंड करती है? कि उनके माता पिता की लंबाई पर। तो इसे हम क्या कहेंगे? आनुवंशिक होती है। अगर पिता की लंबाई अच्छी तो बच्चे की लंबाई भी बच्चा भी लंबा होता है। अगर हाइट पेरेंट्स की कम है तो बच्चे की हाइट भी कम होती है। तो ये सब क्या है कि आकार बनावट जो भी होता है ना, वो किससे? आनुवंशिकता से होता है।
आपने देखा होगा कि ये तो पापा पे गया है, या हम कहते हैं कि ये तो माँ पे गई है लड़की, माँ पे गया है बच्चा। तो ये क्यों कहते हैं ऐसा? ये इसीलिए कहते हैं क्योंकि क्या है कि जीन्स का जो ट्रांसफर होता है उसकी वजह से चेहरा मिलता जुलता होता है, शरीर का आकार या बनावट क्या होती है, मिलती जुलती होती है। इसीलिए जो भाई बहन होते हैं उनका चेहरा भी मिलता जुलता होता है। आनुवंशिकता द्वारा कुछ रोग वे माता पिता से बच्चों में हो जाते हैं। अब आनुवंशिकता से क्या होता है कि कुछ रोग भी होते हैं जो कि माता पिता से बच्चे में ट्रांसफर हो जाते हैं। ठीक है, जैसे कि HIV हो गया, शुगर हो गई, BP हो गया, ऐसे कुछ रोग है जो क्या होते हैं बच्चे में भी ट्रांसफर हो जाते हैं। अब है वातावरणीय कारक। इन्वायरमेंटल फैक्टर्स क्या हो सकते हैं इसके, कि बच्चे की वृद्धि तथा विकास को सर्वाधिक प्रभावित करते हैं। वातावरणीय कारक जो है ना, वो क्या है कि बच्चे की वृद्धि और विकास को सबसे ज्यादा प्रभावित करते हैं, कि बच्चा किस एनवायरनमेंट में रह रहा है, तो कैसा वातावरण है उसके आसपास, वो किस वातावरण में बड़ा हो रहा है, तो ये बहुत प्रभावित करते हैं उसकी वृद्धि और विकास को। एक अच्छा वातावरण जो साफ, स्वच्छ, ताजी, सामाजिक, आर्थिक रूप से विकसित हो, बच्चे के सर्वांगीण विकास में सहयोगी होता है। एक साफ स्वच्छ वातावरण है तो बच्चा क्या रहेगा, स्वस्थ रहेगा, हेल्दी रहेगा, तो उसे क्या है कि बीमारियां नहीं होगी, कोई संक्रमण नहीं होगा, तो इससे क्या है कि उसकी वृद्धि और विकास जो है वो अच्छा हो पाएगा। इसके विपरीत किसी भी कारक की कमी संबंधी समस्या हो सकती है। अब है प्रजाति। प्रजाति क्या हो गया, आपने देखा होगा कि जो कम्युनिटीज और प्रजातियां होती है उन कोई एक पर्टिकुलर प्रजाति के सभी लोग एक जैसे दिखते हैं, उनके शरीर की जो बनावट होती है, आकार होता है, वो सब क्या होता है, एक समान होता है। एक ही प्रजाति के जीवों में समान शारीरिक लक्षण दिखाई देते हैं। क्या होता है, समान शारीरिक लक्षण दिखाई देते हैं। कैसे, जैसे कि निग्रो प्रजाति के लोगों की त्वचा का रंग काला, मोटी नाक व बड़े आकार के होंठ होते हैं। आपने देखा होगा अफ्रीकन जो होते हैं या वेस्ट इंडीज लोग जो होते हैं, उनके शरीर की और उनके चेहरे की बनावट अलग होती है। जो भारतीय होते हैं उन सबकी एक समान होती है। जो अमेरिकन होते हैं उनके चेहरे की बनावट, शरीर की बनावट एक समान होती है। तो ये किस पे डिपेंड करता है, ये प्रजाति से पे डिपेंड करता है। अब दूसरा फोर्थ है बीमारी, इलनेस। बीमारी की अवस्था के कारण शरीर में संक्रमण हो जाता है, जिससे शरीर का भार घट जाता है। देखिए कोई भी बच्चा है, उसको अगर किसी कोई संक्रमण हो गया तो वो क्या हो जाएगा, बीमार हो जाएगा। अगर वो बीमार हो गया तो आपने देखा होगा कि बच्चा बीमार हो जाता है तो कुछ खाता पीता नहीं है, उसको हम खाना खिलाते तो वो नहीं खाता है। ठीक है, उसको खाना क्या अच्छा नहीं लगता है, तो इससे क्या होता है कि उसका वेट लॉस हो जाता है, भार घट जाता है। पोषण, न्यूट्रिशन। बच्चे का शारीरिक व मानसिक विकास तीव्र गति से होता है, जिसके लिए उसे संतुलित आहार की आवश्यकता होती है। बच्चे का अगर शारीरिक और मानसिक विकास ठीक तरीके से होना चाहिए तो उसके लिए क्या आवश्यक है, सबसे ज्यादा कि उसको संतुलित आहार मिले। ठीक है, संतुलित आहार अगर नहीं मिलता है तो बच्चा क्या होता है, वो स्वस्थ नहीं होता है, वो जल्दी बीमार पड़ जाता है, उसकी इम्यूनिटी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। तो इसलिए क्या है कि संतुलित आहार की क्या होती है, आवश्यकता होती है। आहार में आवश्यक तत्वों की कमी से पोषण संबंधी रोग हो जाते हैं, जिसे क्वाशियोरकोर तथा मेरास्मस कहते हैं। ठीक है, अब देखिए शरीर में आवश्यक तत्वों की कमी जैसे पोषण, ठीक है, पोषण कम हो गया तो उससे संबंधित क्या हो जाता है, रोग हो जाता है। अब ये क्वाशियोरकोर कौन सा रोग होता है, क्वाशियोरकोर होता है प्रोटीन की कमी से, प्रोटीन की कमी से होने वाला रोग है, जिसे हम क्या कहते हैं, कुपोषण कहते हैं। क्या कहते हैं हम इसे, कुपोषण कहते हैं, हम कुपोषण कहते हैं। और ये जो मेरास्मस है, मेरास्मस किसकी कमी से होता है, बॉडी में कैलोरी की कमी से, कैलोरी की कमी से होने वाला रोग है ये। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। अंतर्गर्भाशयी विकास। अंतर्गर्भाशयी विकास क्या होता है, गर्भ के अंदर ही उसका विकास जो है वो सही तरीके से नहीं हो पाता है, तो वो भी उसको प्रभावित करता है। गर्भावस्था के दौरान गर्भवती महिला का पोषण का स्तर, शारीरिक संक्रमण व औषधियां बच्चे के विकास को अत्यधिक प्रभावित करती है। इनके प्रभाव से जन्मजात विकृतियां हो जाती हैं। अब देखिए गर्भावस्था के दौरान माता का पोषण कितना मिला है, सही मिला है या नहीं मिला है, ये बात भी क्या है, इस बात पे डिपेंड करता है कि बच्चे का विकास और वृद्धि कैसा होगा। ठीक है, तो ये अंतर्गर्भाशयी विकास के अंदर जो बच्चा माँ के गर्भ में होता है, उस समय माता ने अगर कोई औषधियां ली है
या कोई शारीरिक संक्रमण है उन्हें, कोई औषधियां ली है, या फिर कोई मानसिक रूप से रोगी है माता, उन्होंने कोई ऐसी मानसिक दवाइयां ली है जिससे क्या है कि बच्चे पर प्रभाव पड़ता है, तो इससे क्या होता है, जन्मजात विकृतियां, जन्मजात विकृतियां भी हो सकती है। जन्मजात विकृतियां क्या होती है, जो जन्म से ही बच्चे में कुछ अंग का एब्सेंट होना, ऐसी विकृतियां हो सकती है। परिवार में स्थान, बच्चों में सबसे बड़े का व्यवहार मझले बच्चे तथा छोटे बच्चे का व्यवहार अलग अलग अनुसार अपने बड़े तथा होता है। बच्चा अपने पद छोटे से व्यवहार करता है। अब देखिए परिवार में स्थान, ठीक है मान लो कि कोई परिवार में 3 बच्चे हैं, तीनों बच्चों का स्थान अलग अलग होता है, कोई बड़ा होता है, छोटा होता है, मंझला बच्चा होता है, तो क्या है कि उनका स्थान भी इससे वो हो जाता है, माता पिता का स्नेह क्या बट जाता है। बच्चे जब 2-3 हो जाते हैं तो माता पिता का क्या होता है, स्नेह भी क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, जिससे क्या है कि बच्चे को मानसिक रूप से तकलीफ होती है कि हम मेरे माता पिता मुझे कम प्यार करते हैं, कम स्नेह करते हैं, जिससे क्या होता है कि उसके मानसिक विकास पर भी प्रभाव पड़ता है। फिर है सेक्स लिंक, एक बेबी बॉय का शरीर भार बेबी गर्ल से अधिक होता है। ये चीज हमें पता है कि अगर बेबी बॉय होगा, लड़का होगा, तो उसका क्या होगा, शरीर का जो भार है वो लड़की के भार से अधिक होगा। फीलिंग्स, भावनाएं, माता पिता से स्नेह का अभाव, बच्चे की सुरक्षा का अभाव बच्चे के व्यक्तित्व को विघटन कर सकता है। माता पिता से स्नेह का अभाव, अगर बच्चे को ये महसूस होगा कि माता पिता उससे कम स्नेह करते हैं या माता पिता उस पर ध्यान नहीं दे रहे हैं, इसका अभाव अगर उसे महसूस होगा, फील होगा अगर, तो क्या होगा, उसके व्यक्तित्व का जो होगा विकास नहीं हो पाएगा और व्यक्तित्व का विघटन हो सकता है। हॉर्मोन्स, शरीर की अंतःस्रावी ग्रंथियां शरीर के विकास तथा वृद्धि में प्रभावी भूमिका निभाती है। बेयरक्सिन, ये बेयरक्सिन नहीं, इसको थायरक्सिन कर देना। थायरॉक्सिन हार्मोन की कमी से मानसिक मदता हो सकती है, ठीक है। अब है बुद्धि का स्तर, बुद्धि का स्तर, बुद्धि के स्तर द्वारा गतिक विकास, मनोसामाजिक और सीखना के विकास का निर्धारण होता है। बुद्धि के स्तर से क्या निर्धारित होता है कि बच्चा कितना सीख रहा है, उसका सामाजिक विकास कितना हो रहा है और मानसिक विकास कितना हो रहा है। फिर आता है शरीर की बनावट, फिजिकल स्ट्रक्चर, बच्चे के शरीर का 18 माह तक की आयु तक तीव्र विकास होता है। जब बच्चा 18 माह का हो जाता है तब तक उसका विकास क्या होता है, तीव्र गति से होता है। 11 वर्ष तक लिम्फोइड ऊतकों का विकास तीव्र गति से होता है, ठीक है। लिम्फोइड ऊतकों का विकास क्या होता है, तीव्र गति से होता है। लिम्फोइड ऊतक क्या करती है, लिम्फोइड ऊतक जो होती है वो प्रतिरक्षा क्षमता बढ़ाती है, प्रतिरक्षा क्षमता बढ़ाती है, ये रोगों से लड़ने में मदद करती है। इन ऊतकों का विकास तीव्र गति से होता है, कब होता है, 11 वर्ष की आयु तक। आता है शिशु तथा बच्चे को वृद्धि का विकास का अवलोकन, ठीक है। बच्चे के जीवन की अवस्थाएं, स्टेज ऑफ चाइल्ड लाइफ, जन्म से 18 वर्ष तक की आयु के व्यक्ति को बच्चे के समूह में सम्मिलित किया जाता है। इनके जीवन की निम्न अवस्थाएं होती है। कितनी अवस्थाएं होती है, 4 अवस्थाएं होती है। कौन सी, इन्फेंट स्टेज, प्री स्कूल स्टेज, स्कूल गोइंग एज और एडोलसेंट। बाल्यावस्था, पूर्व शालेय अवस्था, स्कूल गोइंग शालेय अवस्था और एडोलसेंट किशोरा अवस्था। इनको पॉइंट वाइज हम पढ़ते हैं। इन्फेंट स्टेज, बाल्यावस्था या शैशवावस्था, इस समूह के अंतर्गत जन्म से लेकर 1 वर्ष तक की आयु के बच्चों को सम्मिलित किया जाता है। कितने वर्ष, जन्म से लेकर के 1 वर्ष की आयु तक के बच्चों को किसमें सम्मिलित किया जाएगा, इन्फेंट स्टेज में सम्मिलित किया जाएगा। जन्म के समय बच्चे की मुख्य आवश्यकता पोषण तथा सुरक्षा होती है। अब जन्म के समय बच्चे की जो मुख्य आवश्यकता होती है वो सिर्फ और सिर्फ क्या होता है, पोषण और सुरक्षा, उससे इसके अलावा और कुछ भी नहीं चाहिए होता है। बच्चा पूर्णतया अपनी देखभाल हेतु माता पर निर्भर रहता है। इस अवस्था में 6 माह तक के शिशु का पोषण माँ के द्वारा किया जा सकता है। इस आयु में केवल स्तनपान शिशु के लिए सर्वोत्तम आहार होता है। अब देखिए
बच्चा क्या है कि पूर्णतः अपनी देखभाल के लिए किस पर निर्भर रहेगा? अपनी माता पर। माता पर क्यों निर्भर रहेगा? क्योंकि इस समय उसका जो सर्वोत्तम आहार है वो क्या है? केवल स्तनपान, ओनली ब्रेस्ट फीडिंग जो है उसके लिए क्या है? सर्वोत्तम आहार है। वो उसके अलावा कुछ और खा नहीं सकता, कुछ पी नहीं सकता, तो यही उसका एकमात्र भोजन होता है। तो पूरी तरह किस पर निर्भर रहेगा? अपनी माता पर निर्भर रहेगा। 6 माह के बाद बच्चे को माँ के दूध के अलावा अतिरिक्त पूरक भोजन के रूप में दाल का पानी, सेरेलेक्स दिया जा सकता है। माँ के दूध को बंद करके बच्चे को पोषण हेतु पूर्णतः अन्य खाद्य पदार्थों पर निर्भर वीनिंग प्रक्रिया कहलाती है। क्या कहलाती है? वीनिंग। वीनिंग क्या होता है? बच्चे को दूध छुड़ाने की प्रक्रिया, उसे हम वीनिंग प्रक्रिया कहते हैं। 9 माह का शिशु सहारे के साथ खड़ा होने लगता है तथा 12 माह का शिशु चल सकता है। पूर्णशालेय अवस्था, प्री स्कूल गोइंग, स्कूल जाने से पहले की स्टेज क्या होती है? तो इस अवस्था के अंतर्गत 1 से 3 वर्ष के आयु के बच्चों को सम्मिलित किया जाता है। इस अवस्था को प्री टॉडलर स्टेज कहते हैं। टॉडलर क्या होता है? बहुत छोटा बच्चा, 1 से 3 वर्ष का बच्चा, जिसे हम क्या कहेंगे? टॉडलर कहेंगे। इस आयु में बच्चे के मानसिक विकास की गति तीव्र होती है। क्या होती है? तीव्र। जो मानसिक विकास होता है बच्चे का वो क्या होता है? बहुत ही फास्ट होता है। वह अपने चारों ओर वातावरणीय वस्तु को जानने के लिए जिज्ञासु होता है। बच्चा क्या होता है? बहुत ही जिज्ञासु होता है। उसके आसपास के वातावरण में क्या हो रहा है, कौन क्या बोल रहा है, कौन क्या कर रहा है, उसे ये सब कुछ जानने की बहुत ज्यादा इच्छा होती है, उसमें जिज्ञासा होती है। इस आयु में बच्चे को स्वयं खाना खाना पसंद होता है। स्वयं खाना खाना पसंद होता है। आप उसे कोई भी चीज अगर हाथ में दोगे तो वो अपने मुंह में डालेगा। इस आयु में बच्चा गाड़ी चला सकता है। छोटी बच्चा गाड़ी होती है, बच्चा उसे चला सकता है। इस आयु में यथा विभिन्न शारीरिक गतिविधियों में लिप्त रहता है, जिससे उसे चोट लग सकती है। अतः माँ द्वारा बच्चे की संपूर्ण सुरक्षा की देखरेख की जानी चाहिए। इस एज में क्या होता है? बच्चा जब 1 से 3 साल का होता है, बच्चा जब 1 से 3 साल का होता है तब वो क्या करता है? थोड़ा बहुत खिलौनों से खेलने लगता है या घुटनों के बल चलने लगता है। तो ऐसी सब क्रियाओं में वो क्या होता है? लिप्त होता है, जिससे क्या हो सकता है कि उसको चोट भी लग सकती है, लुढ़क सकता है, गिर सकता है, तो उसे चोट लग सकती है। तो इसकी देखभाल की जिम्मेदारी किसको लेनी चाहिए? माता पर होती है। अब है शालेय बाल्यावस्था, स्कूल गोइंग। अब बच्चा स्कूल जाने लगता है इस स्टेज में। इस आयु वर्ग में 3 से 13 वर्ष तक की आयु के बच्चों को सम्मिलित किया जाता है। इस अवस्था में बच्चों की लंबाई तीव्र गति से बढ़ती है। आपने देखा होगा जो बच्चे स्कूल में होते हैं उनकी लंबाई क्या होती है? बहुत फास्ट बढ़ जाती है। इस आयु में बच्चे को स्वयं के लिंग अर्थात वो लड़का है या लड़की का पता लगता है। अब इस एज में क्या होता है? 3 से 13 वर्ष का होता है जब बच्चा जब स्कूल जाने लगता है, तो इस एज में बच्चे को अपने लिंग के बारे में पता लगने लग जाता है कि मैं लड़का हूँ या फिर मैं लड़की हूँ का पता लगने लग जाता है। और वो उनके अनुसार क्या करता है? आचरण करने लगता है। अपने समान लिंग वाले बालक के जैसा वो क्या करने लग जाता है? वो खुद भी वैसा ही बिहेवियर करने लग जाता है। जिससे वो क्या है कि अन्य बालकों से दोस्ती करके समूह बनाता है, स्कूल जाता है, क्लास में क्लासमेट्स होते हैं उसके, उसमें क्या है कि वो अपने फ्रेंड्स बनाता है, ग्रुप बनाता है, जिसमें क्या है कि उसके सीखता है बहुत बहुत सारी चीजें। क्या है कि उसका सीखने का क्षेत्र बढ़ जाता है। अब जो है चौथी स्टेज आती है, कौन सी? किशोरावस्था, एडोलसेंट। इस आयु वर्ग में 13 से 18 वर्ष तक की आयु के बच्चों को अत्यधिक संवेदनशील आयु माना जाता है। ठीक है, क्योंकि इस अवस्था में 3 मानसिक व शारीरिक परिवर्तन है जो कि शारीरिक हार्मोन्स की क्रियाविधि के कारण होता है। बालकों में द्वितीय लैंगिक लक्षण जैसे दाढ़ी मूंछों का आना, आवाज का भारी होना, मांसपेशी दृढ़ता आदि का विकास होना। आपने देखा होगा जो किशोरावस्था होती है, 13 से 18 वर्ष के जो बालक होते हैं उनमें थोड़ी थोड़ी दाढ़ी मूछें आने लग जाती है। ठीक है, और मांसपेशियां क्या होती है? उनकी मजबूत होने लग जाती है, उनका विकास होने लग जाता है, आवाज भारी होने लग जाती है। ठीक है, तो ये सब क्या है? द्वितीय लैंगिक लक्षण होते हैं जो कि बालकों में होने लगते हैं। और बालिकाओं में क्या होता है? आवाज का पतला होना, आवाज पतली हो जाती है। ठीक है, शरीर के विशिष्ट भागों में वसा का संग्रहण होना, जो शरीर के विशिष्ट भाग है उनमें क्या होगा? वसा का संग्रहण हो जाएगा। स्तनों का विकास होना, मासिक स्राव का प्रारंभ होना आदि द्वितीय लैंगिक लक्षणों का विकास होता है।
शरीर में होने वाले इन परिवर्तनों के कारण इस आयु के बच्चों का व्यवहार चिड़चिड़ा हो जाता है। ये क्या है कि द्वितीय लैंगिक जो इनमें परिवर्तन होते हैं बच्चों में, इस आयु के वर्ग के बच्चों में जो परिवर्तन होते हैं उनकी वजह से क्या होता है, इनका व्यवहार क्या हो जाता है, चिड़चिड़ा हो जाता है। वह अपनी भावनाएं व सोच माता पिता को बताने की बजाय अपने मित्रों को बताते हैं। आपने देखा होगा कि जो स्कूल गोइंग जो बच्चे होते हैं, 13 से 18 वर्ष के जो बच्चे होते हैं, वो अपनी कोई भी बात जो है वो माता पिता को नहीं बताते हैं आजकल। वो क्या करते हैं, अपने मित्र अपने बेस्ट फ्रेंड से शेयर करते हैं, वो माता पिता से कम शेयर करते हैं। माता पिता द्वारा इस आयु वर्ग के बच्चों को उपयुक्त मानसिक सहारा देना चाहिए तथा उनकी समस्याओं को ध्यान से सुनकर समाधान का प्रयास भी करना चाहिए। वृद्धि तथा विकास के प्रकार क्या होते हैं? अब कितने प्रकार का होता है ये? फिजिकल डेवलपमेंट, शारीरिक विकास हो गया, मेंटल डेवलपमेंट, मानसिक विकास, सोशल सामाजिक विकास हो गया, और चौथा जो है वो है इमोशनल डेवलपमेंट यानी कि भावनात्मक विकास। देखिए, शारीरिक विकास क्या होता है? विभिन्न आयु वर्ग में शारीरिक विकास निम्न प्रकार से होता है। जन्म के समय 2.5 से 3 केजी के वजन वाले शिशुओं को सामान्य शिशु कहा जाता है। अगर बच्चे का वजन जन्म के समय 2.5 से 3 किलो है तो उसे क्या कहेंगे हम? क्या कहेंगे हम? सामान्य शिशु, नॉर्मल बेबी, उसे हम नॉर्मल बेबी कहेंगे। प्रारंभिक जीवन 10 दिनों तक शिशु का भार क्या होता है? कम हो जाता है, फिर धीरे धीरे बढ़ता है। 6 माह के शिशु का भार जन्म के समय से दुगना हो जाता है। जन्म के समय से क्या हो जाता है? दुगना हो जाता है। 1 वर्ष की आयु में कितना हो जाएगा भार? 7.5 किलो हो जाएगा, और बाद में 9 किलो हो जाएगा। ढाई वर्ष की आयु में बच्चे का भार कितना हो जाएगा? 10 से 12 किलो हो जाता है। लंबाई नवजात में कितनी होती है? 45 से 50 सेंटीमीटर होती है। बालक की 6 माह तक लंबाई 2.5 सेंटीमीटर पर मंथ कितनी होती है? पर मंथ तक बढ़ती है, और 1 वर्ष की आयु में 75 सेंटीमीटर हो जाती है। 4 वर्ष की आयु में लंबाई 100 सेंटीमीटर हो जाती है, और 13 वर्ष की आयु में लंबाई क्या हो जाती है? तिगुनी हो जाती है, ट्रिपल हो जाती है उससे। अब है सिर का क्षेत्रफल। सिर का क्षेत्रफल जन्म के समय यह 33 से 35 सेंटीमीटर होता है, जो 3 माह की आयु में क्या हो जाता है? 40 सेंटीमीटर हो जाता है। अब सीने का क्षेत्रफल, चेस्ट सर्कमफ्रेंस, जन्म के समय शिशु का सीना बैरल के समान होता है। बैरल, डोलकी कहते हैं हम जिसे, उसके समान होता है, दिखाई देता है उसके जैसा। 1 वर्ष की आयु में सिर व सीने का क्षेत्रफल समान होता है। सिर और सीने का जो क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है? समान होता है। उसके बाद सीने का क्षेत्रफल क्या होता है? बढ़ने लग जाता है। अब है मानसिक विकास। मानसिक विकास क्या होता है? गर्भावस्था में सर्वप्रथम सुनने संबंधी ज्ञानेंद्रिय क्रियाशील होती है, जिससे बच्चा विभिन्न वातावरणीय कारकों को सुनता है। ठीक है, जब बच्चा गर्भ में होता है, जब बच्चा गर्भ में होता है तो सबसे पहले उसकी जो सुनने की ज्ञानेंद्रियां होती है वो जागृत होती है। बच्चा सबसे पहले सुनना सीखता है। वो आस-पास के जो वातावरण में जो भी आवाजें हैं या जो भी कारक है उससे क्या करता है? सुनने लगता है। जन्म के पश्चात परिवार व अन्य वातावरणीय उपयुक्त पोषण के द्वारा शरीर का मानसिक विकास सही रूप से होने लगता है। अब और जन्म के पश्चात क्या होता है? जो परिवार का जो वातावरण होता है उससे क्या होता है? उसका मानसिक शारीरिक विकास क्या होता है? सही रूप से होने लगता है। अगर वातावरण सही है तो ही ऐसा हो पाता है। बाल्यावस्था में बच्चे के मानसिक विकास की गति तीव्र होती है और वह जिज्ञासु प्रवृत्ति का होता है। बाल्यावस्था में क्या होता है कि बच्चे की जो मानसिक विकास की जो गति है वो क्या होती है? तीव्र होती है। तीव्र होती है मतलब कि वो उसका जो मेंटल स्टेज है ना वो जल्दी ग्रोथ करने लगती है। उसका मानसिक विकास तेजी से होने लगता है, और वो क्या होता है? जिज्ञासु प्रवृत्ति का होता है। जानने की इच्छा होती है उसे, जिज्ञासु जिज्ञासु प्रवृत्ति का होता है। विद्यालयी शिक्षा, विभिन्न प्रकार के खेल, मित्रगणों के साथ से बच्चा बहुत कुछ सीख पाता है। विद्यालय जाता है, स्कूल जाता है, वहाँ पे जो एजुकेशन मिलती है उसे, और विभिन्न प्रकार के खेल-कूद खेलता है, मित्रों के साथ में रहता है, तो उससे क्या है कि बच्चा बहुत कुछ सीख पाता है।
अब आता है सोशल डेवलपमेंट, सामाजिक। हमने पहले पढ़ा था कि जन्म के समय क्या है, बच्चा ना तो सामाजिक होता है और ना ही असामाजिक होता है। तो बच्चे को धीरे धीरे विकास होता है, वह अपने माता पिता, अपने मित्रों तथा आस पड़ोसियों और रिश्तेदारों की विभिन्न प्रक्रियाओं द्वारा सीखता है। देखिए, जब बच्चा जन्म लेता है ना तो वो सामाजिक होता है और ना ही असामाजिक होता है। उसे पता ही नहीं होता है कि मेरे माता पिता कौन है, मेरा भाई कौन है, मेरी बहन कौन है। ये सब क्या होता है कि उसकी जैसे जैसे आयु बढ़ती है, जैसे जैसे आयु बढ़ती है, बच्चा बढ़ता है, तो धीरे धीरे इसका विकास होता है, धीरे धीरे इसका विकास होता है। वह अपने आस पड़ोस में जाएगा, आस पड़ोसियों से मिलेगा, वो सिर्फ उन्हें पहचानेगा, अपने रिश्तेदारों को पहचानने लगेगा कि ये मेरे चाचा है, ये मेरी मामी है, ये मेरे दादाजी है। ऐसे करके रिश्तेदारों को भी पहचानने लगता है और उनके साथ में जो भी विभिन्न प्रक्रियाएं होती है, उनसे वो बहुत कुछ सीख पाता है। भावनात्मक विकास, इमोशनल डेवलपमेंट क्या है? बच्चे के प्रारंभिक विकास के दौरान उसे सुरक्षा, प्यार और स्नेह की आवश्यकता होती है। देखिए, इमोशंस, बच्चे का जो प्रारंभिक विकास होता है ना, उसमें क्या होता है कि बच्चे को क्या चाहिए? स्नेह, उसे अटेंशन चाहिए, प्यार चाहिए, ठीक है? इससे क्या होता है, उसे प्रोटेक्शन चाहिए, सुरक्षा चाहिए। तो इससे क्या होता है, उनका विकास अच्छे से हो पाता है। ये बच्चे के प्रारंभिक विकास में बहुत ही आवश्यक होते हैं। अब है बच्चे की सुरक्षा की आवश्यकता। बाल्यावस्था के दौरान बच्चा विभिन्न प्रकार की गतिविधियां करता है जिसमें उसे चोट लगने की संभावना होती है, अतः माता पिता को बच्चे की सुरक्षा का ध्यान रखना अनिवार्य है। बच्चा जो है धीरे धीरे जैसे बड़ा होता है बाल्यावस्था में, तो उसके दौरान क्या होता है कि बच्चा क्या करता है, विभिन्न गतिविधियां करता है, बहुत सारी ऐसी एक्टिविटीज करता है जिससे उसे चोट लग सकती है। तो क्या होता है कि बच्चे के जो माता पिता है, उनको बच्चे का ध्यान रखना चाहिए। बच्चे को प्यार की आवश्यकता, बच्चे के सर्वांगीण विकास हेतु माता पिता का स्नेह और प्यार अति आवश्यक है। बच्चा अपनी भावनाएं अपने माता पिता से शेयर कर सकता है। बच्चे को क्या चाहिए? माता पिता का स्नेह। अगर माता पिता बच्चे से स्नेह करेंगे तो क्या होगा, बच्चे का अपने माता पिता के प्रति क्या लगाव बढ़ेगा, और लगाव बढ़ेगा तो जाहिर सी बात है कि वो अपनी जो भी मन की भावनाएं हैं, मन की जो भी परेशानियां हैं, समस्या है, जो भी उसकी जीवन की जो भी भावनाएं हैं, वो क्या करेगा, शेयर कर सकता है। बच्चे के आत्मविश्वास को बढ़ावा देने की आवश्यकता। विकास के दौरान क्या है कि बच्चा विभिन्न गतिविधियां करता है। आपने देखा होगा स्कूल में कॉम्पिटिशन्स में पार्ट लेता है, खेल कूद करता है, बाहर अपने मित्रों के साथ में खेलता है, कूदता है। तो उसमें अगर वो अच्छा प्रदर्शन कर रहा है तो क्या है कि माता पिता का क्या काम है कि उन्हें बढ़ावा देना चाहिए, उन्हें प्रोत्साहन देना चाहिए। ठीक है, फिर है बच्चे की विकासात्मक अवस्थाएं। अब विकासात्मक अवस्थाएं कौन सी होती है? बच्चे की विकासात्मक अवस्था सभी बच्चों में समान रूप से क्रमानुसार होती है। फर्स्ट मंथ, जब बच्चा 1 महीने का होता है तब बच्चे को यदि पेट के बल लिटाया जाए तो वो अपने पैरों को ऊपर की ओर खींचता है। बच्चे को अगर पेट के बल लिटा देंगे तो वो क्या करेगा, अपने पैरों को ऊपर की ओर खींचेगा। हाथों की उंगलियों को पकड़ाने पर उसे बीच लेता है। आपने देखा होगा छोटे बच्चों को आप उंगली पकड़ाते हो तो वो उन्हें मुट्ठी में बंद कर लेते हैं, उन्हें बीच लेते हैं। बाहरी स्टिमुलाई के प्रति प्रतिक्रिया नहीं देगा। बाहरी स्टिमुलाई मतलब कि बाहरी उत्तेजनाओं के प्रति कोई भी प्रतिक्रिया, कोई भी रेस्पॉन्स नहीं देगा। आपने ये देखा होगा कि हम बच्चे जब घर पे रहते हैं तो घर वाले जब उन्हें कुछ भी खिलाते हैं, हंसाते हैं, तो वो उस पर प्रतिक्रिया देते हैं, हंसते हैं, अच्छे फेस के एक्सप्रेशन देते हैं। लेकिन अगर कोई बाहर का पड़ोसी आके उसे करेगा तो वो क्या करेगा, उस पर प्रतिक्रिया नहीं देगा। बच्चे को स्तनपान द्वारा संतुष्टि मिलती है। बच्चा 1 महीने का है तो जाहिर सी बात है केवल वो स्तनपान ही करता है, ब्रेस्ट फीडिंग करता है, तो उससे क्या होता है, उसको सेटिस्फेक्शन मिलता है, माँ की गोद में सुरक्षित अनुभव करता है। इस समय वो केवल माँ को जानता है तो क्या करेगा, माँ की गोद में सुरक्षित महसूस करेगा। दूसरे महीने में क्या होता है, सिर को 45 डिग्री पर उठा सकता है। इस आयु में पोस्टीरियर फ्रंटल क्लोज हो जाते हैं। पोस्टीरियर फ्रंटल क्या होता है? सिर के पीछे आपने देखा होगा बच्चों के सिर पे या आगे की तरफ एक नरम नरम सा एक पार्ट होता है जो ऐसे बीट करता रहता है, वैसा ही एक पोस्टीरियर फ्रंटल पीछे की तरफ होता है जो कि एक ट्रायंगुलर शेप का होता है, वो क्लोज हो जाता है। माँ के चेहरे को पहचानने लगता है, बच्चे की माँ के उसकी तरफ देखने पर मुस्कुराते हैं। जब माँ उसकी तरफ देखती है तो वो मुस्कुराने लगता है। तीसरा महीने में क्या करता है बच्चा, इस आयु में मोरो रिफ्लेक्स कम हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? मोरो रिफ्लेक्स जो है वो कम हो जाते हैं। अब ये मोरो रिफ्लेक्स क्या होता है? चौंकना। सामान्य रूप से कहा जाए
तो चौक जाता है बच्चा। आपने देखा होगा कि बच्चे को हम जब नीचे की तरफ अगर लेके आते हैं तो वो क्या हो जाता है, एकदम से लंबी सांस भर लेता है, चौक जाता है। अगर उसके कान के पास जाके हम जोर से ताली बजाएंगे, तेज आवाज करेंगे तो उससे वो डर जाता है, तो उसे हम कहते हैं मोरो रिफ्लेक्स। वो क्या हो जाता है, कम हो जाता है तीसरे महीने में। बच्चा अपने सिर को 90 डिग्री तक उठा सकता है, आवाज पहचान सकता है और आवाज की दिशा में देखता है। अब वो आवाज पहचानने लग जाता है और जहां से आवाज आ रही होती है वहां पे देखता है। अब देखिए एक इम्पोर्टेंट मैसेज कि अगर आप नर्सिंग करना चाहते हैं तो आप एएनएम जो कि 2 साल का है कोर्स और जीएनएम जो कि 3 साल का कोर्स है, आप कर सकते हैं। अगर आप हमारे इंस्टीट्यूट में अभी एडमिशन लेते हैं एएनएम में, तो जो फीस है वो डिस्काउंट होकर, जो कि 75,000 थी, 75,000 थी, डिस्काउंट होकर 50,000 रुपये हो जाएगी। बहुत ही अच्छा ऑफर है, आप इसे ले सकते हैं। और जो जीएनएम की फीस रहेगी वो 90,000 से कम होकर, 90,000 से कम होकर जो है केवल 65,000 ही रहने वाली है। तो जल्दी कीजिए, अपना एडमिशन सुनिश्चित कीजिए। अब देखिए चौथे महीने में क्या करता है बच्चा, इस आयु में तंत्रिका तंत्र से संबंधित फिजिकल रिफ्लेक्शन विलुप्त हो जाते हैं। ठीक है, दूध की बोतल को देखकर उत्तेजित होता है। जैसे आप उनके सामने दूध की बोतल ले जाएंगे तो वो क्या करेगा, एकदम खुश हो जाएगा, उत्तेजित होगा कि अब मुझे भोजन की प्राप्ति होने वाली है। अकेले में असुरक्षा का अनुभव, अगर आप उसे अकेला छोड़ देंगे तो वो रोने लग जाएगा, उससे असुरक्षा का अनुभव होने लगता है। माँ को देखकर खुश हो जाता है बच्चा। 5वें महीने में इस आयु में बच्चा करवट लेता है, हाथ में कई वस्तु देने पर उसे मुंह में डालने लगता है, अजनबी लोगों के पास नहीं जाता है, डरता है, परिवार के सदस्यों के साथ प्रसन्न रहता है, स्वयं का प्रतिबिंब शीशे में देखकर मुस्कुराता है। आपने देखा होगा कि शीशे में जब बच्चे अपने आप को देखते हैं तो वो मुस्कुराते हैं। 6ठे महीने में क्या होता है, वस्तुओं को हाथ से पकड़ने का प्रयास करते हैं, घुटने के बल चलने लगते हैं, सहारे के बिना बैठ सकता है। बच्चे के निचले जबड़े में दांत निकलने लगते हैं। निचले जबड़े में दांत कब निकलेंगे, जब वो 6 महीने का हो जाता है। माँ को अच्छी तरह से पहचानने लगता है, एक शब्द जैसे माँ पा दा बोलता है, पसंद नापसंद का पता लग जाता है। 7th मंथ में क्या करेगा, खिलौनों से खेलता है, 2 शब्दों को बोल सकता है, जैसे दादा चाचा मामा पापा ऐसे बोल सकता है। क्रोध प्रदर्शित करता है, अगर उसे कोई बात अच्छी नहीं लगेगी तो उस पर वो क्रोध भी दर्शाएगा। फिर है 8वें महीने में ऊपरी जबड़े में दांत निकल आते हैं, खाने को स्वयं अपने हाथों से पकड़कर आनंद का अनुभव करता है, अपने नाम की प्रतिक्रिया देता है। अब क्या करेगा वो बच्चा 8वें महीने में, जब उसका नाम कोई पुकारेगा तो उस पर वो प्रतिक्रिया देगा। 9वें महीने में बिना सहारे के खड़ा हो सकता है, वस्तुओं को अंगूठे तथा उंगलियों के माध्यम से पकड़ सकता है, आवाज देने पर बोलता है, माँ से लगाव बढ़ जाता है। 10वां महीना, कप व गिलास को हाथ से पकड़ सकता है। आपने देखा होगा कि बच्चे को हम दूध की बोतल पकड़ाते हैं तो वो उसे स्वयं पकड़ के पीने लगता है। अन्य द्वारा किए गए कार्यों की नकल करता है, जैसा हम करते हैं उसे रिपीट करने की कोशिश करते हैं। इस एज में बच्चे स्वतंत्र रहने की भावना का विकास होता है। 11वें महीने में वस्तुओं का सहारा लेकर चलने लगता है, किसी भी काम के लिए प्रोत्साहित किए जाने पर खुश होता है। 12वें महीने में बिना सहारे के चलता है और इस समय में विभिन्न भावनाओं जैसे जलन, चिंता, डर, प्यार आदि का विकास हो जाता है। आपने देखा होगा बच्चे को अगर माँ ने किसी और बच्चे को अगर गोदी में उठा रखा है तो उससे जलन महसूस होती है, चिंता, डर। आपने एक मूवी का डायलॉग सुना होगा कि 50-50 कोस दूर जब बच्चे रोते हैं तो माँ उसे कहती है कि सो जा बेटा वरना गब्बर आ जाएगा। तो ऐसा क्यों कहती है, बच्चे को डराने के लिए कहती है थोड़ा सा, ताकि वो सो जाए। तो उससे क्या है कि डर की भावना भी आ जाती है, फिर प्यार आदि का विकास होता है। 18वें महीने में क्या करेगा, रेलिंग की सहायता से सीढ़ियां चढ़ता है, 10 शब्दों वाले वाक्य क्या है बोल सकता है, ईर्ष्या की भावना का भी विकास हो जाता है। 24वें महीने में बच्चा दौड़ सकता है, घटनाओं के बारे में बता सकता है और सीढ़ियां भी चढ़ सकता है। नेक्स्ट, जब 30 महीने का होगा तो दोनों पैरों की सहायता से कूद सकता है, माँ के बिना अकेला रह सकता है। पहले क्या था, पहले केवल माँ ही चाहिए थी उसको, केवल माँ को पहचान दो और माँ के पास ही वो सुरक्षित महसूस करता था। अब वो क्या है कि 30वें महीने में माँ के बिना रह सकता है।
36 महीने में क्या करेगा? 3 पहियों वाली गाड़ी चला सकता है और स्वयं कपड़े भी पहन सकता है। नेक्स्ट, चलिए बच्चे के शरीर का आकलन कैसे करेंगे? तो बालक का आकलन निम्न आधार पर किया जाता है। सामान्य परीक्षण, नॉर्मल हम उसका परीक्षण करेंगे कैसे? इसके अंतर्गत बच्चे के संबंध में संपूर्ण जानकारी एकत्रित की जाती है, इसके उसके शरीर की बनावट, व्यवहार, माता पिता के साथ संबंध आदि। बच्चे का शरीर की बनावट कैसी है उसके बारे में जानकारी एकत्रित करेंगे और उसका माता पिता के साथ में संबंध कैसा है वो भी एकत्रित करेंगे। जैविक चिन्ह, वाइटल साइंस, क्या करेंगे? जैविक चिन्ह, वाइटल साइंस जो है उनका क्या करेंगे? आकलन करेंगे। अब जो है वाइटल साइंस क्या होते हैं? जैविक चिन्ह। जो जैविक चिन्ह है ये क्या होते हैं? वाइटल साइंस, इसमें 5 चीजों को सम्मिलित किया गया है। कितनी चीजों को? 5 चीजों को जो है सम्मिलित किया गया है। पहला है ब्लड प्रेशर, ब्लड प्रेशर, बॉडी टेम्परेचर, थर्ड है रेस्पिरेशन, पल्स रेट और फिफ्थ है पेन। ये सब जो होते हैं ये 5, ये क्या होते हैं? वाइटल साइंस होते हैं, जैविक चिन्ह होते हैं। मतलब कि शरीर के ताप को मापा जाएगा, नाड़ी की दर, श्वसन की दर, शरीर के रक्त दाब का आकलन किया जाता है। ब्लड प्रेशर नापेंगे, बॉडी का टेम्परेचर कितना है वो नापेंगे, श्वास ले रहा है उसकी गति क्या है, रेस्पिरेशन वो नापेंगे, पल्स रेट को हृदय की जो गति है उसे नापेंगे और दर्द, पेन, इसको भी मापेंगे। शरीर का ताप नापने हेतु बच्चे के अनुसार ताप मापी का उपयोग किया जाना चाहिए। शरीर सामान्य ताप कितना होता है? शरीर का 37 डिग्री सेल्सियस होता है। शरीर की नाड़ी दर नवजात में 140 से 160, 10 वर्ष में 60 से 90। श्वसन दर नवजात में होती है 25 से 45 पर मिनट और 10 वर्ष में 18 से 25 पर मिनट। रक्तदाब जो है 2 से 6 वर्ष में 80-50 mm और 12 वर्ष में 165 mm Hg होता है। त्वचा, सिर, नेत्र, कान, नाक आदि का अच्छी तरह से आकलन किया जाता है। वजन मापन, वेट मेजरमेंट, बच्चे का वजन उसकी ऊंचाई तथा आयु के अनुपात में सही हो तो उसकी वृद्धि तथा विकास की गति सामान्य होती है और यदि यह अनुपात सही न हो तो बच्चे के विकास में समस्या होती है। अब देखिए बच्चे का जो वजन है वो उसकी आयु के अनुसार बढ़ता है। अगर उसकी आयु के अनुसार उसका वजन सही है तो बच्चे का विकास क्या है कि सामान्य रूप से हो रहा है। अगर ऐसा नहीं है तो बच्चे का विकास क्या है कि असामान्य रूप से हो रहा है। बच्चे की ऊंचाई नापकर उसके माता पिता से सही उम्र का पता लगाकर उसका भार मशीन की सहायता से वजन तोला जाता है तथा ऊंचाई, भार व आयु के आंकड़ों की सहायता से वृद्धि चार्ट बनाया जाता है जिसे रीड टू हेल्थ कहते हैं। एक वृद्धि चार्ट बनाएंगे जिसे क्या कहेंगे? रीड टू हेल्थ कहेंगे। इसमें 2 रेखाएं वृद्धि और विकास को दर्शाती है। इस चार्ट में क्या होता है कि 2 रेखाएं होती है। एक रेखा किसको दर्शाती है? बच्चे की वृद्धि को दर्शाती है और दूसरी रेखा जो है वो विकास को दर्शाती है। अगर वृद्धि और विकास की कोई भी एक रेखा एक निश्चित बिंदु से क्या होती है? नीचे होती है, रेखा नीचे होती है तो क्या होता है? बच्चा कुपोषण का शिकार माना जाता है तो उसके उपचार का प्रयास किया जाता है। बच्चे की आवश्यकता अनुसार देखभाल, बच्चे के जीवन काल की विभिन्न अवस्थाओं में उसकी आयु के साथ आवश्यकताएं भी बदलती रहती है जो कि निम्नलिखित है। देखिए क्या आवश्यकताएं होती है? नवजात की आवश्यकता, नीड्स ऑफ न्यूबॉर्न, जन्म से लेकर 1 माह तक के शिशु को नवजात शिशु कहा जाता है। इस आयु में बच्चा पूर्णतः प्रत्येक आवश्यकता के लिए अपनी माँ पर निर्भर रहता है। बच्चा 1 माह का होगा तो किस पर निर्भर रहेगा? अपनी माँ पर। क्यों? क्योंकि उसका एकमात्र जो भोजन है, जो आहार है वो क्या है? स्तनपान है, ब्रेस्ट फीडिंग है, तो केवल वो माँ से ही मिल सकता है तो वो अपनी माँ पर पूर्णतः निर्भर रहता है। बच्चे को पोषण संबंधी आवश्यकता की पूर्ति भी माता स्तनपान द्वारा कराई जा सकती है। बच्चे की देखरेख सुरक्षा माँ के द्वारा की जाती है। बच्चा बार बार मल मूत्र का त्याग करता है जिससे उसके वस्त्र गीले हो जाते हैं जो बच्चे के संक्रमण का कारण भी हो सकते हैं। इससे बचाव है तो नियमित रूप से
स्वच्छता की देखरेख करना, बच्चे का सही समय पर BCG और पोलियो का टीका लगाया जाना चाहिए। वह संक्रमण से बचा रह सकता है। अब देखिए बच्चा जो है वो क्या करता है, बच्चा क्या करता है, बार बार सूसू पोटी करता है, मल मूत्र का त्याग करता है। उससे क्या होता है, उसके कपड़े वगैरह गीले हो जाते हैं। उससे क्या होता है, कपड़े गीले हो जाते हैं, जिससे क्या होता है कि वो सर्दी जुकाम हो जाता है, संक्रमण हो जाता है, उससे क्या जल्दी बीमार पड़ जाता है। तो इसकी देखभाल किसको करनी चाहिए, माता को करनी चाहिए। और क्या, पोलियो का टीका लगाना चाहिए। और BCG, BCG क्या होता है, बेसिकली बेसिलस कैलमेट गुएरिन। क्या होता है, बेसिलस कैलमेट गुएरिन। बेसिलस कैलमेट गुएरिन ये क्या होता है, टीबी से बचाव का एक टीका होता है। किससे बचाव करने का, ट्यूबरकुलोसिस, टीबी से बचाव करने का एक टीका होता है जो बच्चों को लगाया जाता है। अब देखिए नेक्स्ट, नीड्स ऑफ इन्फेंट। इस आयु वर्ग में 1 माह से 1 वर्ष तक की आयु के बच्चों को सम्मिलित किया जाता है। इस अवस्था में बच्चे की मुख्य आवश्यकता निम्नलिखित होती है। पोषण से संबंधित आवश्यकता, अब पोषण चाहिए बच्चे को। 6 माह तक शिशु का पोषण केवल स्तनपान के द्वारा पर्याप्त रहता है, परंतु 6 माह के पश्चात शिशु के शारीरिक व मानसिक विकास हेतु अतिरिक्त भोजन के रूप में चावल का पानी, दाल का पानी आदि बच्चे को दिए जाने चाहिए। अब देखिए, जब बच्चा 6 महीने का होता है तब तक तो उसे क्या चाहिए, केवल स्तनपान की आवश्यकता होती है। लेकिन जब 6 महीने के बाद बच्चा बढ़ता है तो उसके शारीरिक और मानसिक विकास के लिए उसे अतिरिक्त भोजन के रूप में क्या क्या दिया जाता है, दाल का पानी, चावल का पानी, हम सेरेलेक्स खिलाते हैं बच्चों को। तो ये सारी चीजें अतिरिक्त भोजन के रूप में दी जाती है, जिससे उनको पोषण मिलता है। सुरक्षा संबंधित, इस अवस्था में बच्चा करवट ले सकता है, घुटनों के बल चलने लगता है, सहारे के साथ खड़ा हो सकता है, चीजों को अपने मुंह में डाल सकता है। इन सब के कारण बच्चे को चोट लगने की संभावना रहती है। तो उसकी सुरक्षा का ध्यान किसको रखना चाहिए, माता पिता को रखना चाहिए। उसके आसपास कोई नुकीली वस्तु नहीं रखनी चाहिए। सोते समय उसे सहारा देने के लिए तकिया रखा जाना चाहिए। आपने देखा होगा कि बच्चे क्या करते हैं, घुटनों के बल चलते हैं। ठीक है, घुटनों के बल चलते हैं तो क्या होता है, उनके घुटनों में चोट लग सकती है अगर आसपास कोई नुकीली चीज पड़ी हुई है, आसपास कोई भी नुकीली चीज पड़ी हुई है। तो उनके आसपास कोई ऐसी वस्तु नहीं रखनी चाहिए जिनसे उन्हें चोट लग सके। शारीरिक स्वच्छता हेतु शिशु अपनी मां पर निर्भर रहता है। नीड्स ऑफ टॉडलर, टॉडलर कौन होता है, 1 से 3 वर्ष का। ठीक है, 1 से 3 वर्ष की आयु का जो बच्चा होता है वो क्या होता है, इस अवस्था में बच्चा खेलने दौड़ने लगता है, स्वयं लिंग को पहचानने लगता है, 3 पहियों वाली साइकिल चला सकता है। पोषण संबंधी आवश्यकता क्या होती है, इस आयु में बच्चे को माँ का दूध पीना छोड़ देता है। अब क्या करता है, 1 से 3 वर्ष का हो जाता है तो बच्चा क्या करता है, माँ का जो दूध है वो पीना छोड़ देता है। अतः उसके शारीरिक विकास हेतु आवश्यक संतुलित आहार दिया जाना चाहिए। अब जैसे बच्चा माँ का दूध पीना छोड़ता है तो जाहिर सी बात है उसे पोषण की और आवश्यकता होगी। तो उसे क्या है कि सही संतुलित आहार देना बहुत ही आवश्यक है उसके विकास के लिए। सुरक्षा की आवश्यकता, बच्चा विभिन्न खेलों में लिप्त रहता है अतः चोटग्रस्त हो सकता है, माता पिता को उसकी सुरक्षा का ध्यान रखना चाहिए। जिज्ञासा संबंधी आवश्यकता, इस आयु वर्ग के बच्चे अपने चारों ओर स्थित वातावरण के प्रति अत्यधिक जिज्ञासु होते हैं, जिनके बारे में वो प्रश्न पूछते रहते हैं। माता पिता को चाहिए कि वो बच्चे के प्रश्नों को संतुष्टिदायक उत्तर दे, जिससे उनका सही मानसिक विकास हो सके। ठीक है, अब है शारीरिक स्वच्छता। बच्चे को शरीर की स्वच्छता का महत्व सिखाना चाहिए। बच्चे को बताना चाहिए कि क्या करने से स्वच्छता रहती है, जैसे कि रोज सुबह उठना, जल्दी उठना, नहाना, ब्रश करना, रात को ब्रश करके सोना, ये सब चीजें उन्हें सिखानी चाहिए स्वच्छता के लिए। भोजन करने के पहले हाथ धोना, बाद में भी हाथ धोना, ऐसे क्या अच्छी आदतों का विकास किया जाना चाहिए। अब नीड्स ऑफ प्री स्कूल चाइल्ड, इस अवस्था में 3 से 6 वर्ष की आयु के बच्चों को सम्मिलित किया जाता है। इस अवस्था में बच्चों का शरीर वृद्धि व विकास जो है मानसिक विकास करता है। पोषण संबंधी
आवश्यकता की पूर्ति के लिए बच्चों को संतुलित आहार दिया जाना चाहिए। अगर उनको संतुलित आहार नहीं दिया जाएगा तो उनका क्या शारीरिक और मानसिक विकास सही तरीके से नहीं हो पाएगा। बच्चों में अच्छी आदतों का विकास करना चाहिए। इस एज में क्या करना चाहिए, बच्चा जब स्कूल जाने से पहले की जो स्टेज होती है प्री स्कूल स्टेज, उसमें बच्चे को क्या करना है, अच्छी आदतें सिखानी चाहिए। बच्चे को भय संबंधी समस्या दूर करनी चाहिए। बच्चा डरता है स्कूल जाने लगेगा तो उससे पहले क्या डरता है बच्चा कि बाहर नहीं जाता है, सब लोगों के सामने नहीं जाता है, तो उससे डर को दूर करना चाहिए। स्कूल गोइंग चाइल्ड में क्या करना चाहिए कि इस अवस्था में 6 से 13 वर्ष की आयु के बच्चों को शामिल किया जाता है। इसकी आवश्यकता होती है उपयुक्त पोषण, अच्छा विद्यालय वातावरण, लोगों से मित्रता का व्यवहार करना सीखना, घर के कार्यों में सहयोग और व्यक्तिगत कार्यों को स्वयं करना। दुर्घटना के कारण क्या क्या हो सकते हैं, इसमें क्या क्या सावधानियां रखी जा सकती है और रोकथाम क्या हो सकती है। देखिए, दुर्घटना के कारण बच्चे की हालत अचानक गंभीर हो सकती है। कोई भी दुर्घटना हो गई, एक्सीडेंट हो गया बच्चे का, गिर गया, साइकिल चला रहा है, गिर गया कर गया, तो गंभीर स्थिति भी हो सकती है तथा उसकी मृत्यु भी हो सकती है। सिर पर चोट लग गई, साइकिल चलाते व्यक्ति गिर गया, पत्थर पड़ा था, पत्थर से सिर टकराया और मौत हो गई। तो ऐसे बच्चों की वृद्धि तथा विकास की विभिन्न अवस्थाओं से दुर्घटनाएं प्रभावित होती है। दुर्घटना से क्या होता है, बच्चों का विकास और वृद्धि प्रभावित होती है। अब है अधिक जनसंख्या। जनसंख्या की वृद्धि तथा आय के सीमित स्रोतों के कारण परिवार को छोटे घरों में जीवन यापन करना पड़ता है तथा एक स्थान पर सोने, खाने, बनाने, खेलने आदि की व्यवस्था होती है। अगर आर्थिक समस्या है, जनसंख्या अधिक है, तो क्या है कि लोगों को आर्थिक समस्या भी होगी। आर्थिक समस्या के लोग छोटे घर में रहते हैं, छोटे घर में रहने से क्या होता है कि वहीं खाना पक रहा है, वहीं सो रहे हैं, वहीं खेल रहा है बच्चा, वहीं सब कुछ कर रहा है, तो ऐसी स्थिति में क्या हो सकता है कि उसे चोट लगने की अधिक संभावना होती है, टकराने से उसे चोट हो सकती है। अगर खाना भी वहीं बन रहा है तो गैस पड़ा है, ऐसी बर्निंग चीजें पड़ी है, कोई होम अप्लायंसेस पड़े जिससे उसे करंट आ सकता है, तो दुर्घटनाएं हो सकती है। वृद्धि तथा विकास की अवस्थाएं, 6 से 1 वर्ष की आयु में बच्चा करवट लेने लगता है, घुटनों के बल चलने लगता है, सहारा के साथ चलता है, जिससे बच्चा दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है। अतः माता पिता को बच्चे की सुरक्षा का ध्यान रखना चाहिए। माता पिता में शिक्षा का अभाव। माता पिता बच्चे की वृद्धि व विकास की विभिन्न अवस्थाओं की जानकारी का अभाव होता है, तो बच्चे को संपूर्ण केयर प्रोवाइड नहीं करा पाते। अगर एजुकेटेड नहीं है पेरेंट्स तो क्या है कि प्रोवाइड नहीं करा पाएंगे, अच्छी तरह से केयर प्रोवाइड नहीं करा पाएंगे। सामान्य दुर्घटनाएं इन्फेंट स्टेज में इसके अंतर्गत 1 से शिशुओं को सम्मिलित किया जाता है। फिर है इस आयु में निम्नलिखित दुर्घटनाएं होती है। गिर जाना, बच्चे को अगर आप पलंग पे लेटाते हो तो वो क्या वो लुढ़क सकता है, जिसके लिए आपने देखा होगा कि हम तकियों से 2-2 तकिए रख के सहारा देते हैं, दीवार बनाते हैं ताकि बच्चा सोते समय लुढ़क ना जाए या गिर ना जाए पलंग से। ठीक है, फिर है सावधानी क्या रखनी चाहिए, बच्चे को अकेला नहीं छोड़ना चाहिए कभी भी। ठीक है, उसे ऐसे स्थान पर लिटाना या बैठाना चाहिए जिससे बच्चे दोनों तरफ सहारा प्राप्त हो सके और वो गिरे नहीं। फिर है जलना, बच्चा घरेलू सामान जैसे स्टोव, विद्युत तार व तार के कारण क्या हो सकता है, दुर्घटनाग्रस्त हो सकता है। घर पे कोई भी तार है, विद्युत उपकरण है, स्टोव, गैस वगैरह है, अगर बच्चा उसके संपर्क में आता है तो क्या है कि वो जल सकता है, दुर्घटनाग्रस्त हो सकता है। तो सावधानी रखनी चाहिए कि ऐसी वस्तुओं को दूर रखा जाना चाहिए। विदेशी पदार्थ, बच्चा क्या करता है खेल खेल में छोटे छोटे अगर चीजें होती है कुछ तो उसे मुंह में डाल देता है, नाक में डाल देता है, जैसे कि मटर के दाने हो गए, दाल का दाना हो गया, छोटे मोती हो गए या बटन हो गए। ऐसी चीजों को क्या करना चाहिए, दूर रखना चाहिए। ऐसी वस्तुओं को दूर रखना चाहिए, आसपास नहीं रखना चाहिए, जिससे कि क्या हो सकता है कि वो नाक कान गले में डाल देते हैं। टॉडलर में क्या होता है, इस अवस्था के अंतर्गत सम्मिलित किया जाता है 1 से 3 वर्ष को। इस आयु में बच्चा खेलने दौड़ने लगता है, सीढ़ियां चढ़ सकता है, 3 पहियों की गाड़ी चलाते दरवाजे खिड़की अपने आप खोल सकता है। सावधानी क्या रखनी चाहिए कि किसी कार्य को करने से मना करने पर क्या करता है बच्चा बुरा मान जाता है, क्या करता है बुरा मान जाता है, तो बच्चे को प्यार से समझाना चाहिए। प्यार से समझाएंगे तो बच्चा क्या समझ जाएगा, तो क्या करेगा बच्चा समझ जाएगा और बुरा नहीं मानेगा। नेक्स्ट आता है स्कूल जाने वाले बच्चों में दुर्घटना। इसमें 6 से 13 वर्ष के होते हैं, स्कूल जाते हैं तो क्या करते हैं कि दौड़ते हैं, कूदते हैं, खेलते हैं, तो ऐसे क्रियाएं करते हैं, गतिविधियां करते हैं जिनसे क्या है कि चोट लग सकती है। स्कूल में कोई कंपटीशन है, रेस कंपटीशन है, बच्चा भागता है, पत्थर आता है बीच में गिर जाता है, तो ऐसे स्कूल गोइंग जो एज होती है इसमें ऐसी दुर्घटनाएं होती है। बच्चा स्वयं की सुरक्षा का ध्यान रखने के संबंध में बच्चे को क्या करनी चाहिए, जानकारी देनी चाहिए कि वो अपनी सुरक्षा खुद कैसे
कर सकता है। बच्चे को सुरक्षित वातावरण में रखा जाना चाहिए। अब आती है जन्मजात विकृतियां। जन्मजात विकृतियां, इसे हम कॉन्जेनाइटल डिफॉर्मेटरी भी कहते हैं। क्या कहते हैं? कॉन्जेनाइटल डिफॉर्मेटरी या एनोमैलिस कहते हैं। जन्म के समय बच्चे में उपस्थित विकृतियां जन्मजात विकृतियां कहलाती है। क्या कहलाती है? जन्मजात विकृतियां कहलाती है। कारण कारण क्या होते हैं जन्मजात विकृतियों के? आनुवंशिक कारण हो सकते हैं। इस प्रकार की जन्मजात विकृतियों का कारण माता पिता से रोगों को बच्चों में स्थानांतरित हो जाना है। फिर आती है गुणसूत्रीय संरचना। गुणसूत्रीय संरचना, इसके अंतर्गत बच्चों में गुणसूत्रीय संरचना में विकृति के कारण जन्मजात रोग हो जाते हैं। गर्भाशयी वातावरण, गर्भाशय के दौरान बच्चों में मातृ के संक्रमण, मां के द्वारा उपयोग में ली गई औषधियां व अन्य यांत्रिक कारकों से बच्चे में जन्मजात विकृतियां हो सकती है, दुर्घटना हो सकती है। अब देखते हैं जन्मजात विकृतियां निम्नलिखित होती है। पहला है एनेन्सेफली, माइक्रोसेफली, स्पाइना बाइफिडा, क्लेफ्ट लिप, कोनल एट्रिसिया, ट्रैकियोसोफिजल फिस्टुला, डायफ्राग्मेटिक हार्निया, पॉलीसिस्टिक किडनी और टेट्रालॉजी ऑफ फैलोट। अब देखिए वन बाय वन इनको देखते हैं क्या क्या होता है। मस्तिष्क का अभाव, एनेन्सेफली। मस्तिष्क का अभाव क्या होता है कि बच्चा जब जन्म लेता है ना तो उसका मस्तिष्क जो है वो अनुपस्थित रहता है। तंत्रिका तंत्री जन्मजात विकृतियों में यह एक महत्वपूर्ण विकृति है। क्या है? महत्वपूर्ण विकृति है। इसमें क्या होता है कि जो नवजात होता है, जो बेबी होता है, उसका क्या सिर अनुपस्थित रहता है। उसका सिर का विकास ही नहीं होता है, मस्तिष्क का विकास नहीं होता है, तो क्या होता है? सिर का विकास नहीं होता है, तो सिर अनुपस्थित रहता है या कुछ भाग उसका विकसित नहीं हो पाता है। इसका कारण क्या होते हैं? आनुवंशिकी, जीन का स्थानांतरण। माता पिता से जो बच्चों में स्थानांतरित होते हैं वो हो सकता है। उत्परिवर्तन, डीएनए या फिर जीन में क्या हो सकता है? परिवर्तन हो सकता है। इसका प्रबंधन क्या? गर्भावस्था के दौरान ही शिशु में मस्तिष्क की अनुपस्थिति का पता लगा लिया जाता है। और एमटीपी मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। एमटीपी का उपयोग करते हुए, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी का उपयोग करते हुए गर्भस्थ शिशु का गर्भपात कर दिया जाता है, क्योंकि मस्तिष्क के अभाव में जन्म लिया गया बच्चा क्या होता है? मृत होता है। अगर बच्चे का मस्तिष्क ही नहीं है, सिर ही नहीं है, तो बच्चा क्या होगा? मृत होगा। माइक्रोसेफली, माइक्रोसेफली क्या होता है? इसमें क्या होता है कि सामान्य रूप से जो शिशु का जो सिर होता है, मस्तिष्क होता है, मस्तिष्क का आकार जो होता है वो क्या होता है? छोटा होता है। इसका कारण क्या है कि गुणसूत्रीय असमानता के कारण हो सकता है। ठीक है। फिर गर्भावस्था में विकिरणों का प्रभाव हो सकता है। औषधियां ली है माता ने, कोई जब वो गर्भवती थी माता, उसने उस समय पर औषधि ली है, कोई पर्याप्त आहार नहीं मिला, उसे पोषण नहीं मिला अच्छी तरीके से, तो वो भी एक कारण हो सकता है गर्भवती महिला का दुर्घटनाग्रस्त होना। माता जो है वो, गर्भवती महिला जो है वो क्या है? दुर्घटनाग्रस्त हो गई है, गिर गई है, तो उसे क्या है? चोट लग सकती है। लक्षण क्या है? मोटर गतिविधियों में असमानता, बच्चों में शब्द ज्ञान का ग्रहण करने की क्षमता का अभाव होना, शारीरिक अंगों में कंपन, वाइब्रेशन होंगे बॉडी के पार्ट्स में, और ऑटिस्टिक बिहेवियर। ऑटिस्टिक बिहेवियर क्या होता है? ऐसा बिहेवियर जो बच्चे करते हैं, अक्सर देखा होगा आपने कि बच्चे कोई चीज बार बार दोहराते हैं या फिर अपने ही विचारों में खोए हुए रहते हैं और अपना खुद का काम करने में, कपड़े नहीं पहन पाते हैं, खाना नहीं खा पाते हैं। ऐसे जो बच्चे ऐसा बिहेवियर करते हैं उसे हम कहते हैं ऑटिस्टिक बिहेवियर। अब इसका ट्रीटमेंट क्या हो सकता है? इस प्रकार जन्मे बच्चे की देखभाल के लिए क्या करना चाहिए? माता पिता को उपयुक्त काउंसलिंग, परामर्श लेना चाहिए। ठीक है, प्रदान किया जाता है। स्पाइनल बाइफिडा, स्पाइनल बाइफिडा जैसे नाम से पता चल रहा है स्पाइनल कॉर्ड का कोई एक डिफेक्ट है। क्या है? रीढ़ की हड्डी का एक दोष है। इसमें क्या होता है? मेरुदंड की अस्थियों के अपूर्ण रूप से बंद होने से आंतरिक उत्तक खांचों से बाहर निकल जाते हैं। इस अवस्था को स्पाइना बाइफिडा कहते हैं। सामान्य रूप से समझिए क्या होता है ये? स्पाइनल कॉर्ड में कोई एक, रीढ़ की हड्डी में कोई एक दोष हो गया, रीढ़ की हड्डी में कोई डिफेक्ट हो गया, तो उससे क्या होगा? बच्चे को चलने फिरने में तकलीफ होगी, परेशानी होगी। कारण क्या होता है इसका? गुणसूत्रीय असमानता, भ्रूणीय कोशिकाओं में
उत्परिवर्तन। अब इसके लक्षण देखिए, शरीर के निचले भाग में क्या होगा, संवेदनहीनता हो जाएगी। आपको पता है कि अपना पूरा शरीर किस पे खड़ा हुआ है, हमारी बैकबोन पर खड़ा हुआ है, हमारी जो स्पाइनल कोड है उस पर, अगर उसी में ही अगर कोई डिफेक्ट हो जाता है तो जो नीचे का हिस्सा है, जो शरीर के नीचे का हिस्सा है, निचला भाग होता है, उसमें संवेदनहीनता हो जाती है, अनियमित मल उत्सर्जित होता है, उसे सेंसेशन महसूस ही नहीं होते, पता ही नहीं चलता निचले भाग में क्या हो रहा है। तो क्या होता है, अत्यधिक मल उत्सर्जन होता है, मूत्राशय में क्या हो जाता है, अत्यधिक मूत्र अधिक मात्रा में संग्रहण होने लग जाता है। अब इसका ट्रीटमेंट क्या होगा, स्पाइना बाइफिडा वाले भाग को घाव से बचाने और पैडिंग का उपयोग करना चाहिए। स्पाइना बाइफिडा वाले भाग को संक्रमण से बचाने हेतु क्या करना चाहिए, एंटीसेप्टिक विधि का उपयोग करके उस पर ड्रेसिंग करनी चाहिए। प्रतिजैविक औषधियों का उपयोग करना चाहिए। शिशु के शरीर को उपयुक्त स्थिति में रखना चाहिए ताकि घाव ना हो, और शिशु के शरीर के ताप को सामान्य बनाए रखना चाहिए। क्लेफ्ट लिप क्या होता है, कटा हुआ होठ। क्लेफ्ट लिप क्या होता है, कटा हुआ होठ। भ्रूण के विकास के दौरान ब्रेकियल आर्क नहीं जुड़ पाता है। ब्रेकियल आर्क क्या होता है, ब्रेकियल आर्टरी, जो कि हमारी कोहनी के यहाँ प्रेजेंट होती है, यहाँ प्रेजेंट होती है। ये जो होती है, ये कौन सी आर्टरी होती है, ये ब्रेकियल आर्टरी होती है, जो कि सही तरह से नहीं जुड़ पाती है, सही तरीके से जो है वो नहीं जुड़ पाती है, जिससे क्या होता है, शिशु के होठ का पूर्ण विकास नहीं हो पाता है। इससे क्या होता है, शिशु का जो होठ होता है उसका पूर्ण विकास नहीं हो पाता है और वो कटा हुआ ही रह जाता है। इसके लक्षण क्या होते हैं, होठ कटा हुआ रहता है। उपचार क्या होगा इसका, उपचार को देखेंगे, इसका उपचार क्या होगा। कटे होठ का उपचार करने के लिए शल्य क्रिया का उपयोग किया जाता है। शल्य क्रिया का उपयोग, सर्जरी की जाती है, ठीक है। कटे होठ का उपचार करने हेतु जेड आकार के सूचर का उपयोग किया जाता है। जो कटा हुआ होठ है बच्चे का, उस पर जेड आकार नुमी क्या करेंगे, स्टिचेस लगाएंगे, टाके लगाए जाएंगे उस पर। शिशु को स्तनपान कराते समय राइट स्थिति में रखा जाता है। कैसी स्थिति में रखेंगे, बच्चे को हम ऊपर की तरफ रखेंगे ताकि उसका जो होठ है वो उस पर ज्यादा दबाव न पड़े, उसे ज्यादा चोट ना लगे। माता पिता को शिशु का सही देखभाल करने के लिए परामर्श दिया जाता है। शल्य क्रिया के बाद बच्चे को फॉलो अप केयर प्रदान करना चाहिए। अगर सर्जरी की गई है तो उसके बाद में क्या करेंगे, सर्जरी की गई है तो उसके बाद में हम क्या करेंगे, उसका फॉलो अप लेंगे, उसका फॉलो अप केयर देंगे। अब है ट्रेकियोसोफिगल। ट्रेकियोसोफिगल क्या होता है, यह संरचनात्मक रूप से असमानता होती है जिसमें इसोफिगल का अपूर्ण विकास होता है। हावस नली आहार नाल पूरी तरह से संयोजित नहीं हो पाती है। अब समझिए क्या होता है, ध्यान से समझिए क्या होता है कि जो सांस की नली होती है, जो श्वास नली होती है और जो भोजन नली होती है, हमारी श्वास नली और भोजन नली, दो नलियां होती है हमारे शरीर में। बच्चे के शरीर में दो नलियां पाई जाती है। तो उसमें क्या होता है, जो श्वास नली और आहार नली होती है, उन दोनों के बीच में क्या हो जाता है, छेद हो जाता है। उन दोनों के बीच में क्या हो जाता है, छेद हो जाता है, जिससे जो बच्चा भोजन निगलता है या कोई भी तरल पदार्थ निगलता है वो कहाँ चला जाता है, श्वास नली में जाके फेफड़ों में जा सकता है, जिससे उसे क्या होता है, घुटन महसूस होती है, उसे निमोनिया हो सकता है, सांस लेने में परेशानी हो सकती है। भोजन फेफड़ों में जाता है तो क्या होता है, भोजन फेफड़ों में जाएगा तो उससे सांस लेने संबंधित गंभीर बीमारी हो जाती है। इसके लक्षण क्या है, अत्यधिक लार टपकना, ठीक है, अत्यधिक लार का श्रवण। नवजात को खांसी आ जाती है। हम नवजात को क्या है कि माता जब स्तनपान कराती है तो उससे क्या है कि जो बच्चा फीड करता है, ब्रेस्ट फीडिंग करता है, उससे उसका जो तरल पदार्थ है, दूध है, वो कहाँ चला जाता है, श्वास नली में चला जाता है, जिससे क्या हो जाती है, खांसी आ जाती है, झाग आती है, मुंह से क्या आ जाती है, झाग आ जाती है, गले में चॉकिंग हो जाती है, गला उसका चौक हो जाता है, साइनोसिस हो जाता है। साइनोसिस क्या होता है, साइनोसिस होता है लेक ऑफ ऑक्सीजन इन ब्लड, लेक ऑफ ऑक्सीजन इन ब्लड। इससे क्या होता है, जब ब्लड में ऑक्सीजन की मात्रा की कमी हो जाती है तो आंखों के नीचे, नाखूनों में,
और चेहरे पर क्या दिखाई पड़ता है, नीलापन दिखाई पड़ता है, जिसे हम क्या कहते हैं, साइनोसिस कहते हैं। क्या कहते हैं, साइनोसिस कहते हैं। ये किससे होता है, लेक ऑफ ऑक्सीजन इन ब्लड की वजह से होता है, ब्लड में ऑक्सीजन की मात्रा की कमी के कारण। अब इसका उपचार क्या है, नवजात को आहार नल से आहार वापस बाहर ना आए, इसलिए उसे उपयुक्त स्थिति में रखना चाहिए। आपने देखा होगा, हम छोटे बच्चों को जब खाना खिलाते हैं, भोजन खिलाते हैं, तो उन्हें क्या करते हैं, थोड़ी देर हम उन्हें शोल्डर पर रख के टैप करते हैं, ताकि क्या है कि उन्हें लेटाते नहीं एकदम से खाना खिला के, या दूध पिलाकर उसे लेटाते नहीं है। ऐसा क्यों किया जाता है, ताकि क्या है कि भोजन क्या है, आसानी से नीचे चला जाए और श्वास नली में ना जाए। नवजात को इंट्रावेनस फ्लूइड दिया जाता है। इंट्रावेनस फ्लूइड डायरेक्ट नसों के माध्यम से दिया जाता है। भोजन माउथ के माध्यम से खिलाया नहीं जाता है, नसों के माध्यम से डायरेक्ट उसे इंजेक्शन के द्वारा दिया जाता है। त्वचा के रंग में परिवर्तन का नियमित अवलोकन किया जाना चाहिए। शल्य क्रिया द्वारा ग्रास नाल और आहार नाल को परस्पर जोड़ दिया जाता है, सर्जरी करके उसको जोड़ देंगे। ठीक है, उसकी त्वचा के रंग का क्या करेंगे, अवलोकन करेंगे समय समय पर। नर्स और नियमित रूप से जैविक चिन्हों मतलब बीपी चेक करेंगे, टेम्परेचर चेक करेंगे, कैसा क्या हो रहा है उसके बॉडी में, इसका आकलन करना चाहिए। सक्शन द्वारा क्या करेंगे, श्वसन मार्ग को साफ करना रखा जाना चाहिए। सक्शन यानी वैक्यूम जैसे खींच के जो है श्वास नली में कफ हो सकता है, सलाइवा इकट्ठा हो सकता है, उसे सक्शन मेथड के द्वारा क्या करेंगे, साफ करेंगे। सर्जिकल घाव की नियमित रूप से देखभाल की जानी चाहिए वह, ताकि क्या हो, संक्रमण ना हो। जहाँ पे सर्जरी की गई है, वहां पे जो घाव हुआ है सर्जरी के दौरान, उस पे क्या करना चाहिए, सावधानी रखनी चाहिए, उसको अच्छे से साफ करना चाहिए, ताकि कोई भी उस पे इन्फेक्शन ना हो। डायफ्रागमेटिक हर्निया। अब डायफ्रामेटिक हर्निया क्या होता है, देखिए डायफ्रामेटिक हर्निया क्या होता है। अग्र डायफ्राम, अग्र डायफ्राम। अब ये डायफ्राम क्या होता है, डायफ्राम जो फेफड़े होते हैं उसके नीचे पाई जाने वाली एक मांसपेशी होती है। डायफ्राम क्या होता है, फेफड़ों के नीचे पाई जाने वाली एक मांसपेशी होती है, जिससे डायफ्राम क्षेत्र में संरचनात्मक डिफेक्ट होने पर आहार नाल का भाग चेस्ट में धंस जाना डायफ्रामेटिक हर्निया कहलाता है। डायफ्रामेटिक हर्निया कहलाता है। देखिए ये लंग्स होते हैं, फेफड़े होते हैं, इन फेफड़ों के नीचे क्या होती है, ये एक फेफड़ों के नीचे एक मांसपेशी पाई जाती है। ठीक है, इस मांसपेशी में छेद हो जाना, इस मांसपेशी में क्या हो जाता है, छेद हो जाता है। तो नीचे का जो ये पार्ट होता है, पेट का जो हिस्सा होता है, वो क्या हो जाता है, यहाँ से अंदर ऊपर की ओर धंस जाता है। इसे हम कहते हैं डायफ्रामेटिक हर्निया। इसे क्या कहते हैं, डायफ्रामेटिक हर्निया कहते हैं। अब इसके लक्षण देखेंगे क्या होते हैं, इसके लक्षण क्या होते हैं। त्वचा के रंग का नीला पड़ जाना, त्वचा का रंग क्या हो जाएगा, नीला पड़ जाएगा। ऐसी गंभीर समस्या होगी, बच्चे को तो दर्द होगा, दर्द से नीला पड़ेगा। श्वसन ध्वनि का घटना, प्रभावित क्षेत्र में मंद हृदय ध्वनि और श्वसन दर का तेज होना, श्वसन दर का तेज होना। अब उपचार क्या कर सकते हैं, ट्रीटमेंट क्या हो सकता है, डायफ्रामेटिक हर्निया के उपचार हेतु शल्य क्रिया का उपयोग, सर्जरी का प्रयोग किया जाएगा, जिसके लिए रोगी को देखभाल निम्न प्रकार से की जाती है। सर्जरी के लिए कैसे देखभाल करेंगे, शल्य क्रिया पूर्व देखभाल, शल्य क्रिया पूर्व देखभाल। सर्जरी से पहले क्या हम देखभाल करेंगे, रोगी के जैविक चिन्हों का आकलन। आपने देखा होगा कोई भी सर्जरी होती है हॉस्पिटल में, तो सबसे पहले पेशेंट का क्या करते हैं, जैविक चिन्हों का आकलन करते हैं, वाइटल साइंस का क्या करते हैं, मेजरमेंट करते हैं, ब्लड प्रेशर नापेंगे, बॉडी का टेम्परेचर कितना है वो देखेंगे। ये सारी चीजें देखने के बाद में रक्त में ऑक्सीजन के स्तर का आकलन करेंगे, ब्लड में ऑक्सीजन कितनी है वो देखेंगे, शुगर का माप करेंगे, रक्त में कितनी ब्लड है, रोगी को उपयुक्त स्थिति में रखेंगे और श्वसन मार्ग को सक्शन द्वारा क्या करेंगे, साफ करेंगे, उधर को डिकम्प्रेस करेंगे, यानी पेट से उसको दबाव हटाएंगे। फिर एक शल्य क्रिया के दौरान ड्यूरिंग सर्जरी क्या देखभाल करनी चाहिए, क्या सावधानी रखेंगे, थायरोक्सिन ड्रेनेज का निरंतर उपयोग करना तथा श्वसन मार्ग में द्रव को एकत्रित नहीं होने देना। जो श्वास नली है उसमें क्या करेंगे, जो द्रव की मात्रा है उसको एकत्रित नहीं होने देंगे। अब है शल्य क्रिया के पश्चात आफ्टर सर्जरी हम क्या देखभाल करेंगे, तो शल्य क्रिया के दौरान बने घाव से निकलने वाले ड्रेनेज का अवलोकन करना। जो सर्जरी हुई है वहां पे जहाँ पे सर्जरी की गई है वहां पे जो घाव बना है ड्यूरिंग सर्जरी, तो उससे निकलने वाला ड्रेनेज, उससे एक लिक्विड निकलता है, आपने देखा होगा, वहां से एक तरल पदार्थ निकलता है, उसका क्या करना करेंगे, अवलोकन करेंगे, संक्शनिंग करना,
सक्शनिंग करना मतलब कि उसको साफ करेंगे सक्शन मेथड से, जैविक चिन्हों का अवलोकन करेंगे, बीपी, टेम्परेचर, पल्स रेट, ये सबका मेजरमेंट करेंगे, शारीरिक ताप का नियमन करना, बॉडी का टेम्परेचर भी मापेंगे। अब है टेट्रालॉजी ऑफ फैलोट, ये क्या होता है? देखिए, यह एक हृदय रोग है जो कि साइनोटिक प्रकार का होता है। TOF यानी कि टेट्रालॉजी ऑफ फैलोट के अंतर्गत निम्नलिखित असमानताओं को सम्मिलित किया जाता है। किसको सम्मिलित करेंगे? सबसे पहले समझिए कि टेट्रालॉजी होता क्या है। सबसे पहले समझिए टेट्रालॉजी ऑफ फैलोट क्या होता है। ये एक हृदय रोग होता है, ठीक है। कौन सा रोग है ये? हृदय का रोग है बच्चों में होने वाला, ठीक है। इसमें सबसे पहले आता है वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट। वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट क्या होता है? वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट देखिए, हमारे हार्ट के कितने पार्ट होते हैं? 4 वॉल होते हैं, 4 पार्ट होते हैं। लेफ्ट आर्ट्रियम, राइट आर्ट्रियम, नीचे होता है लेफ्ट वेंट्रिकल और राइट वेंट्रिकल। अब जो डिफेक्ट है वो वेंट्रिकुलर सेप्टम डिफेक्ट है। जो ये वेंट्रिकल्स होते हैं नीचे के पार्ट में, ये जो वेंट्रिकल्स होते हैं नीचे के पार्ट में, इसमें क्या है कि एक दीवार है बीच में, एक दीवार। इस दीवार में क्या हो जाता है? छेद हो जाता है। क्या हो जाता है? इस दीवार में छेद हो जाता है। इस दीवार में छेद हो जाता है, तो इस डिफेक्ट को हम क्या कहेंगे? वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट कहेंगे। इस दीवार को हम कहते हैं सेप्टम, ठीक है। इस दीवार को कहेंगे हम सेप्टम। इस दीवार को क्या कहेंगे? सेप्टम। अब आता है पल्मोनरी स्टेनोसिस। पल्मोनरी स्टेनोसिस ये क्या होता है? जो हमारे हार्ट के जो वॉल्व होते हैं, हमारे हार्ट के जो वॉल्व होते हैं वो क्या है? सही तरह से खुल नहीं पाते, सही तरह से नहीं खुल पाते। तो ऐसी डिफेक्ट को क्या कहेंगे हम? पल्मोनरी डिफेक्ट, पल्मोनरी स्टेनोसिस कहेंगे। अब है वेंट्रिकुलर हाइपोट्रोफी। वेंट्रिकुलर हाइपोट्रोफी क्या होता है कि जो वेंट्रिकल्स हैं, ये देखिए, ये जो वेंट्रिकल्स होते हैं हमारे हार्ट के, इनकी दीवार होती है, इनकी जो दीवार होती है ये क्या हो जाती है? मोटी हो जाती है। क्या हो जाती है? मोटी हो जाती है। तो इसको क्या कहेंगे? इस डिफेक्ट को वेंट्रिकुलर हाइपोट्रोफी कहेंगे। ओवर राइडिंग ऑफ एरोटा, ओवरराइडिंग ऑफ एओर्टा, महाधमनी का अधिरोहण हो जाना। किसका? महाधमनी का अधिरोहण। चलिए, इसके लक्षण क्या होते हैं? जब शिशु रोता है या भोजन करता है तो त्वचा का रंग नीला पड़ जाता है। जब वो खाना खाएगा या रोएगा तो क्या होता है? बच्चे के शरीर का रंग नीला पड़ जाएगा। तकलीफदायक श्वसन होगा, सांस लेने में तकलीफ होगी उसे, शारीरिक थकान महसूस होगी, शारीरिक वृद्धि तथा विकास धीमा हो जाएगा, हाथों की उंगलियों का आपस में जुड़ जाना, ग्रबिंग, हृदय की मर्मर ध्वनि उत्पन्न होना। देखिए, एक और इंफॉर्मेशन आपके लिए, अगर आप हमारे ऐप के माध्यम से पढ़ाई करना चाहते हैं, अगर आप हमारे ऐप के माध्यम से पढ़ाई करना चाहते हैं तो आप प्ले स्टोर से पिंक क्लासेस ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं, जो ऑनलाइन बैच है, जहाँ पे आप एएनएम और जीएनएम दोनों की क्लासेस देख सकते हैं, जो कि मात्र आपके लिए मात्र कितनी है? 2400 रुपए तो एएनएम के लिए रहेगी और 2500 रुपए रहेगी जीएनएम के लिए, ठीक है। 2500 रुपए रहेगी जीएनएम के लिए। चलिए आगे, इसके उपचार क्या होंगे? साइनोसिस के उपचार हेतु O2 की आपूर्ति की जाती है, ठीक है। संक्रमण के उपचार हेतु प्रति जैविक औषधियों का उपयोग करते हैं। उपयुक्त आहार देना चाहिए। रोगी को स्क्वेटिंग पोजीशन देते हैं तो उससे क्या होता है? थकान से आराम हो जाता है। साइनोसिस के उपचार, साइनोसिस क्या होता है? लेक ऑफ ऑक्सीजन। क्या होता है? लेक ऑफ ऑक्सीजन। किसमें? ब्लड में। तो ऑक्सीजन की पूर्ति की जाएगी। क्या करें? ऑक्सीजन की पूर्ति की जाएगी। संक्रमण के उपचार तो प्रतिजैविक औषधियां दी जाएगी, उसे मेडिसिन देंगे, ट्रीटमेंट देंगे अच्छी तरीके से। तो क्या होगा? उसे ट्रीटमेंट देंगे। और रोगी को अगर स्क्वेटिंग पोजीशन देते हैं तो उससे क्या होता है? थकान से आराम मिलता है। क्या होता है? थकान से आराम मिलता है। अब इसके उपचार क्या है? जन्मजात विकृतियों के उपचार हेतु निम्न उपाय किए जाते हैं। पहला, शल्य क्रिया द्वारा। सीधी सी बात है, अगर जन्मजात विकृति है तो सर्जरी ही की जाएगी। दूसरा, अंग प्रत्यारोपण द्वारा, ऑर्गन इम्प्लांटेशन। कोई भी ऑर्गन अगर ऐसा है जिसमें प्रॉब्लम है तो उसे क्या करेंगे? हम ऑर्गन इम्प्लांटेशन करके इसका ट्रीटमेंट करेंगे। माता पिता को गर्भधारण से पूर्व तथा गर्भावस्था के दौरान आनुवंशिक शिक्षा देकर, उन्हें आनुवंशिक शिक्षा देकर क्या करेंगे? हम इसका ट्रीटमेंट कर सकते हैं। चलिए, थैंक यू सो मच। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में।
तब तक के लिए गुड बाय, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।